बेबाक, बिंदास, बेझिझक, कानून की बात ज्योति यादव के साथ। अभी हाल ही में 1 जुलाई 2024 को देश के आपराधिक कानूनों में बदलाव करते हुए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएस से लागू हुआ। किसी ने कोई क्राइम किया तो उसे कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, पुलिस कैसे उसे हिरासत में रखेगी, अदालत क्या करेगी, आरोपी के क्या अधिकार होंगे, किसी कैदी के क्या अधिकार होंगे, ये सब कुछ पहले सीआरपीसी के तहत तय होता था, लेकिन अब सीआरपीसी नहीं बल्कि ये सब कुछ बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत तय हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। उत्तर प्रदेश टाइम्स के खास शो कानून की बात ज्योति यादव के साथ में आज हम बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर, और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन छवि रंजन द्विवेदी जी। तो हमारे साथ छवि रंजन द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं जो कि रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश टाइम्स में। बातचीत की शुरुआत करते हैं और मैं सबसे पहले यही चाहूंगी कि जो 3 नए क्रिमिनल लॉ 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं उनमें हम आज चर्चा करने के लिए बैठे हैं बीएनएसएस पे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसे आसान भाषा में आप समझाएं हमारे दर्शकों को। जी, मैं अपने ये प्रबुद्ध दर्शकों के लिए यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ब्रिटिश पीरियड में जो 1898 की क्रिमिनल प्रोसीजर कोड थी वो बहुत बड़े पैमाने पे जो है संशोधित हुई 1973 में। 1973 में इसके संशोधित होने के बाद देश काल परिस्थिति और अपराध की प्रकृति में लगातार परिवर्तन होने से एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट 2013 में हुआ था बसंत कुंज के मामले को लेकर, महिलाओं के अपराध के मामले को लेकर। और जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तमाम विधि निर्णय इस तरह के दिए कि स्पीडी जस्टिस होना चाहिए, तो उसे लेके भी इसमें काफी परिवर्तन की जो है आकांक्षा थी। तो 2005 से लगातार काम चल रहा था लॉ कमीशन 148 रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली कि ये क्रिमिनल लॉ जो मेजर हैं इनको कैसे भी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और जो डायर नीड है सोसाइटी की या क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन की, उनके अकॉर्डिंग इसे जो है चेंज किया जाए। तो इसका ड्राफ्ट पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत हुआ। पूरे देश भर के जो है जूरिस्ट के लिए, जो विधि विशेषज्ञ हैं उनके और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, माननीय उच्च न्यायालय के, इन सब जो स्टेक होल्डर्स बॉडी हैं उनसे राय लेके चेंज किया गया। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अब नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जो है 2023 में इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ। प्रेसिडेंट की एसेंट के बाद 1 जुलाई 2024 से इसका जो है एप्लीकेबिलिटी स्टार्ट हुई। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, ये नाम अपने आप में बड़ा लॉजिकल है। लॉजिकल इन द सेंस की जो ड्यूटीज ऑफ द इंफॉर्मेशन है, क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन की जो अकाउंटेबिलिटी है, जो ट्रांसपेरेंसी है, उससे रिलेटेड रेलिवेंट जो है सेक्शंस हैं इसमें। तो नागरिकों की सुरक्षा के लिए, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी के लिए जो है इसमें सबसे बड़ा क्लॉज जो है, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है उनमें इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसा क्या है जो नागरिकों को, पीड़ित पक्ष को सुरक्षा दी जाती रहेगी। तो सुरक्षा के लिए आप इसमें देखिए बहुत बड़े जो है जो प्रोविजंस हैं वो पहले नहीं थे सीआरपीसी में। जैसे सूचना में जो है अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो सेक्शन 193 सब सेक्शन 3 क्लॉज 2 में इसकी सूचना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, पीड़ित को 90 दिन के अंदर देनी पड़ेगी कि प्रोग्रेस क्या है, इन्वेस्टिगेशन में क्या चल रहा है। तो ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी और राइट टू इंफॉर्मेशन, इन तीनों का एक सम्मिलित रूप जो कंबाइंड है वो इसमें जो है इस बार दिया गया है। पूर्व में ऐसा नहीं था कि पीड़ित को इन्वेस्टिगेशन की सूचना मिले, बल्कि आरटीआई में ऐसा लिखा गया सेक्शन 8 में कि सूचना नहीं दी जाएगी कोई अन्य पक्ष चाहेगा तो। इसमें ऐसा नहीं है।
इसमें ऐसा है कि सूचना दी जाएगी कि इन्वेस्टिगेशन का लेवल क्या है। मुख्य मुख्य सूचनाएं केवल उन सीक्रेट इंफॉर्मेशन को छोड़ के जो इन्वेस्टिगेशन को कहीं प्रभावित कर सकती है, बाकी सब दी जाएंगी। सेकंड वन, अगर चार्जशीट लगती है तो धारा 230 में दस्तावेजों की निःशुल्क प्रति दी जाएगी। ये दोनों को दी जाएगी, पीड़ित को भी, अभियुक्त को भी। अब तीसरा ये है कि इसमें विड्रॉल की पोजीशन है। अगर सरकार विड्रॉ करती है या पीड़ित पक्ष अभियोजन को वापस लेता है तो दोनों स्थितियों में 360 में अगर जो है सरकार वापस लेती है मुकदमा, तो पीड़ित को सूचना देने के बाद, उसकी स्टैंडिंग के बाद, उसकी हियरिंग के बाद, उसकी अपॉर्चुनिटी के बाद, जो एक परपेचुअल जैसे कहना चाहिए कि जो थ्योरी होती है, प्रिंसिपल होता है नैसर्गिक सुनवाई का कि पक्षों को, उसको सुनवाई उसकी की जाएगी पीड़ित की, तभी प्रोसिक्यूशन विड्रॉ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सेक्शन 360। ठीक है सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि कोई भी चीज अगर हमें आसान भाषा में समझना हो तो तुलनात्मक अध्ययन काफी कारगर है कि अगर हम किसी चीज को दूसरे से कंपेयर करके समझे तो बीएनएसएस को समझने के लिए हम सीआरपीसी से एक बार कंपेयर करके दोनों में कितना अंतर है, कितनी सिमिलैरिटी है, जरा एक बार आप उसे संक्षिप्त में समझाएं। जी, मैं पीड़ित से संबंधित सुधार और कार्यवाही में भाग लेने के अधिकार में बोल रहा था। तो सीआरपीसी में पहले ये चीजें नहीं थी या ऐच्छिक थी, पर अब ये आज्ञापक है, अब ये अनिवार्य है। अब पीड़ित को सूचना चाहे पुलिस हो चाहे न्यायालय हो देनी ही होगी। तो ये एक लोकतांत्रिक तरीके से जैसे कहना चाहिए कि आप अकाउंटेबिलिटी है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को जनता के प्रति और जवाबदेह बनाया गया है। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका में खोते हुए विश्वास को बहाल किया जा सके। ट्रांसपेरेंसी, द रेट ऑफ द ट्रांसपेरेंसी इज नाउ गोइंग टू इंक्रीज। तो जनता ये समझे कि हमें जानकारी दी जा रही है। जैसे आरटीआई में डेवलपमेंट हुआ है तो इससे एक प्रशासनिक जो भ्रष्टाचार है उसमें पारदर्शिता जो है उसको दूर किए जाने में कामयाबी मिली है। तो अब जुडिशरी का जो स्टेक होल्डर्स है, जो सबसे बड़ा व्यक्ति है जुडिशरी में, जिसके एक्सेस टू द कॉमन मैन जो सबसे बड़ा सिद्धांत है, जो जिसे कहना चाहिए कि एक गॉस्पेल मैसेज है ईश्वर का कि न्याय न तो देर से हो और न्याय तक प्रत्येक गरीब से गरीब व्यक्ति की पहुंच हो। तो यहाँ ये पीड़ित की पहचान है, पीड़ित को जो है कार्रवाई का भागीदार बनाया गया है। कार्रवाई का भागीदार इस सेंस में कि ये सारे सेक्शन मैंने बताए कि इन्वेस्टिगेशन का 93, दस्तावेज देना, यहाँ तक के निर्णय की भी निःशुल्क प्रति दी जाएगी। 0 एफआईआर की भी निःशुल्क प्रति दी जाएगी। तो ये सारी चीजें जो आम व्यक्ति को, पीड़ित को इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से, आपराधिक न्याय प्रशासन से जोड़ के चल रही है। तो इसीलिए इसको नागरिक सुरक्षा संहिता कहा जाना उचित है, क्योंकि ये उन्हें प्रोटेक्शन दे रही है, सिक्योरिटी दे रही है, एक एश्योरेंस दे रही है, एक जो है विश्वास और भरोसा बहाली के लिए। तो ये ऐसे आपराधिक न्याय प्रशासन से मैं जुड़ा हुआ, गरीब आदमी सोचे मैं जुड़ा हूँ, ये है। तो ये जी, कितनी नई धाराएं इसमें जोड़ी गई है और हटाई गई है? अच्छा, मैं आपको निवेदन कर दूं कि पहले सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, अब 531 धाराएं हैं। इसका मतलब यह है कि प्रक्रिया का जो है अब विस्तार हुआ है। प्रक्रिया का विस्तार इस सेंस में कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो इसको देखते हुए इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्रिमिनल ट्रायल को जो डिले होता था उसमें उसे जो है दूर करने का प्रयास किया गया। 177 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, 14 धाराएं निरसित कर दी गई हैं। जैसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वाली धाराएं थी 16, 17, 18, 19, ये सब हटा दी गई हैं। ये सब हटा दी गई हैं। हालांकि पुलिस कमिश्नरेट यूपी में है 7 जगह, पर ये हटा दिए। 39 अध्याय हैं इसमें। तो 39 अध्यायों के साथ ये पहले से विस्तारित जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, यानी बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सूचना संहिता। तो ये पहले से विस्तारित हो गई है। अब फॉर एग्जाम्पल स्पीडी ट्रायल के लिए कुल 46 सेक्शन प्रभावित हैं इसमें। इतना जो है विस्तृत है। स्पीडी ट्रायल को स्पीडी कैसे किया जाए? जैसे ये था कि चार्ज बनने में बरसों लग जाती थी। एक बार बेल लेने के बाद आदमी गायब हुआ तो 12, 14, 15, 20 साल तक न्यायालय में आता ही नहीं था। अब ऐसा नहीं है।
60 दिन के अंदर न्यायालय को चार्ज बनाने होंगे। जो भी अभियुक्त आएगा उसका चार्ज बनता चला जाएगा, उसकी फाइल सेपरेट होती चली जाएगी। नेचुरली इंतजार नहीं किया जाएगा किसी का। तो एक जस्टिस जो है ना, ये स्पीडी हुआ है। जैसे स्थगन अब जो है आंख मीच के नहीं दिए जाएंगे। धारा 346 2 बार मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर हैं, जैसे हॉस्पिटलाइज है, कोई बहुत गंभीर बीमार है, अभी कोई बिल्कुल एकदम बेड पे है, या बहुत सारे प्रयास कर लिए नहीं मिल रहा है, दैट इज एन अनदर थिंग, पर उसे एक्सप्लेन किया जाएगा ऑर्डर शीट में। नहीं तो 2 से ज्यादा स्थगन नहीं मिलेंगे। अब जो है क्रिमिनल ट्रायल को मन मर्जी से रोके जाने का जो हथकंडा तिकड़म और स्ट्रेटेजी होती है, उसकी संभावना कम हो गई है, कम हो गई। धारा 346 नई वाली बीएनएसएस की। तो ये स्पीडी जस्टिस के लिए इसके अलावा काफी चीजें इसमें जोड़ी गई हैं। जैसे धारा 258, धारा 336 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहते एक लोक सेवक ने कोई लोक दस्तावेज एग्जीक्यूट किया है, तो वो नहीं है, रिटायर हो गया है, नहीं मिल रहा है, तो उसी पद पे, उसी कुर्सी पे बैठा हुआ दूसरा आदमी उसको जो है एग्जीक्यूट करेगा, न्यायालय में आएगा, कहेगा कि दिस पेपर, यानी ये कागज कार्यालय के राजकीय कार्य कर्तव्य पालन में निष्पादित है और मेरे पूर्ववर्ती अधिकारी ने इसे निष्पादित किया है, मैं प्रमाणित करता हूं, इससे संबंधित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। तो ये बड़ी चीज है। अगर कोई पुलिस वाला ये कहे मैं तो सीओ नहीं था वहां पे फला जगह, तो न्यायालय का रिमार्क अब ये होगा कि अगर आप सीओ नहीं थे और आप इस कागज के बारे में नहीं बता सकते, तो आप नौकरी करने के योग्य नहीं है। ये विशेषता है इसकी नई वाली बीएनएसएस की 346। जी जी। अगर किसी को मामला वापस लेना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? मामला वापस कभी भी जो है लेने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है विड्रॉल फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन। स्टेट केस में मामला वापस लेने का अधिकार राज्य को होता है केवल, और ये राज्य की पावर जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर में निहित है। पर इसके ऊपर एक स्क्रूटनी है, स्क्रूटनी न्यायालय की है। न्यायालय ये बताएगा कि इस मामले को लिए जाने में कोई लोक हित है अथवा नहीं। कोई धारा 360 नई वाली बीएनएसएस की, तो सरकार मामला वापस लेगी कि लोक अभियोजक मामले की तथ्य, परिस्थिति, अभिलेख, सुसंगतता, पीड़ित आदि इन सब तथ्यों को देख के एप्लीकेशन देगा। न्यायालय उसकी स्क्रूटनी करेगा, विचार करेगा क्या ये एप्लीकेशन जनहित में है या पॉलिटिकल लीडर्स ने सरकार में अपनी सरकार बनते ही दे दी है। आई एम सेइंग वेरी क्लियरली, देयर इज नो हेजिटेशन टू से कि अगर पॉलिटिकल लीडर्स की सरकार, उनके जो है उनकी सत्तारूढ़ पार्टी की आई और वो सारी की सारी एप्लीकेशन लखनऊ से करा के दे रहे हैं, इसके बावजूद न्यायालय की स्क्रूटनी है। तो परंतु इसमें एक अच्छी चीज है बीएनएसएस में, पहले नहीं थी। अभियोग वापस लिया जाएगा तो पीड़ित को न्यायालय में बुलाया जाएगा कि आप बताइए आप इससे सहमत हैं या नहीं। अगर पीड़ित ने यह कह दिया कि मैं इस अभियोग की वापसी के प्रति अपनी असहमति देता हूं, मेरी नाखुशी है, तो वापस नहीं होगा अभियोजन, चाहे भले ही सरकार चाह रही हो। ये एक अच्छी चीज आई है बीएनएसएस में इस बार। मैंने बताया ना, अकाउंटेबिलिटी जो है, ऐसे नागरिक सुरक्षा। तो ये देखिए, अब नागरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ पहलू है। अरे भाई, मेरे 10 चोटें लगी थी डंडे में, सारे लोगों ने मुझे मारा, आज सरकार केस को वापस ले रही है, सरकार की संपत्ति की इतनी क्षति हुई, मैं नहीं चाहता वापस लिया जाए, मेरी सहमति नहीं है, आई एम नॉट एग्री। तो ये 360 में बीएनएसएस में है। ये देखिए कितनी बड़ी विशेषता है कि पीड़ित आके न्यायालय से कहेगा कि सरकार भले ही सहमत हो, अभियोग वापस लेने में मैं सहमत नहीं। देखिए आप, एक यूनिक थिंग है, यानी कि सहभागिता न्याय के साथ में आम जन की, पीड़ित की सहभागिता, यानी उसको ताकत दे दी गई। तो ये 260 है, ये 260 है। इसमें जो है ये बताएगा जो है ये सॉरी वेरी सॉरी 360। तो 360 में ये है कि ये अभियोजन वापस लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, इसकी सूचना पीड़ित को भी दी जाएगी। सर, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को जरा समझाइए। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम जो है, ये एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने महेंद्र चावला के केस में भारत के सभी राज्यों को गवाहों की सुरक्षा को लेकर काम करने के
स्कीम बनाने के निर्देश दिए, उत्तर प्रदेश में भी बनी। उसमें जो एक्चुअल जिसे वास्तविक खतरा जो है अगर किसी साक्षी को, तो उसकी जो रिपोर्ट है 5 दिन के अंदर पुलिस को देनी होगी। परंतु इस स्कीम के आ जाने के बाद धारा 398 में अब नए सिरे से नोटिफिकेशन देना होगा स्टेट गवर्नमेंट को। यूपी में अभी नहीं हुआ है, संभवतः भारत भर के किसी भी राज्य में इतनी तेजी से अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, और ये नोटिफिकेशन देना ही होगा। या तो नोटिफिकेशन दें या नियमावली बनाएं। धारा 398 के लिए ये एक नया कैरेक्टरिस्टिक है, एक नया तात्विक जो है प्रक्रिया है। पहले नहीं थी, पहले केवल डेकोरेटिव मैनर में थी, अब वैधानिक हो गई, लेजिस्लेशन में आ गई बीएनएसएस में, यानी साक्षी सुरक्षा योजना। अगर साक्षी सुरक्षित नहीं है तो वह स्वतंत्र होके कभी साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाएगा। ये एक बहुत जैसे कहना चाहिए कि यूनिक जो है कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, नई वाली जो है अद्वितीय विशेषता है बीएनएसएस की। अगर हम इस कानून की विशेषताओं की बात कर रहे हैं तो उसमें एक ये भी आता है कि ट्रायल और प्रोसीडिंग को इलेक्ट्रॉनिक मोड पर शिफ्ट कर दिया है, यानी कि अब ऑनलाइन मोड से भी ये सारी प्रक्रिया हो सकती है। कैसे देखते हैं इसको? आपको बताते हुए मुझे ये खुशी हो रही है कि उत्तर प्रदेश में ऑडियो विजुअल मैनर के लिए जो हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे, तो हाई कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उनके अनुपालन में कार्य चल रहा है। और जो है मैं सरकार से जुड़ा रहा हूं 30 साल तक, तो इसीलिए उसका रिकॉर्ड मुझे मालूम है, इसलिए बता रहा हूं कि प्रदेश भर में जनवरी से लेकर अब तक लगभग जो है 1500 गवाहों की साक्ष्य जो है वो हो चुकी है। इसमें एक स्पेसिफिक काम किया जा रहा है, लोक सेवकों की जरूर हो जाए अगर वो कहीं पोस्टेड है, चाहे पुलिस हो, चाहे फोरेंसिक एक्सपर्ट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई और हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हो, तो अगर जरूरी हो तो उन्हें जब बुलाया जाना जरूरी हो, जैसे डॉक्टर्स को बुलाया जाना बहुत जरूरी होता है, उनसे कुछ क्रॉस एग्जामिनेशन में डिफेंस कुछ अच्छे सवाल करता है, तो 254 में ये प्रोविजन दिया गया है कि एक सेटअप डेवलप किया जाए कोर्ट से लेके और पुलिस तक। अच्छा, रिसेंटली उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि अगर गवाहों के लिए ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग का सेटअप अगर जो है पुलिस के कार्यालय में बनाया जाता है, पुलिस के कार्यालय में, तो वहां न बनाए, अभियोजन कार्यालय में बनाया जाए। तो 254 में और 265 में बहुत ये एक ऐसा सेगमेंट है जो बहुत डेवलप होगा, और इसके डेवलप होने से स्पीडी ट्रायल जो है उसमें रियल मदद मिलेगी, वास्तविक तारीख नहीं मिलेगी, 346 में डेट नहीं मिलेगी ज्यादा अनावश्यक, और फटाफट ट्रायल होगा। अब इसमें जरूरत क्या है? जरूरत ये है जो इसमें बीएनएसएस में नहीं आ पाई कि इनका जो है एड्रेस और डिजिटल डाटा लोकेशन का ये जोड़ दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव थे गवर्नमेंट के, सेंट्रल के या स्टेट के, तो ट्रेजरी से उनका जो है डिजिटल डाटा जो है लेके उनको जोड़ दिया जाना चाहिए। जैसे उनका ईमेल लेके, उनके फोन नंबर लेके, तो उनसे संपर्क हो जाए तो जल्दी से वो ऑनलाइन आ जाए। तो आपको बता दूं उत्तर प्रदेश के अभियोजन कार्यालयों में इस सेटअप के लिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस सेटअप के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी जिले में सीतापुर में कोई गवाह है, गवाही होनी है उसकी गाजियाबाद में, तो वो अभियोजन कार्यालय सीतापुर में जाएगा और गाजियाबाद की कोर्ट से लिंक हो जाएगा, गवाही हो जाएगी। तो इसकी संख्या बढ़ रही है, तो ये स्पीडी ट्रायल को बूस्ट अप कर रहा है। ये एक तरह से कैटलिस्ट के रूप में काम कर रही है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है उनकी वृद्धि करना, इसमें ये भी इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है बीएनएसएस की। धीरे धीरे एप्लीकेबिलिटी जो है बढ़ेगी, जो प्रोसीजरल एप्लीकेबिलिटी जब बढ़ेगी तो कुछ अगर कमियां होंगी तो वो भी पता लगेगी, और अगर पता लगेंगी तो उन पे भी काम होगा, उन पे भी सुधार किया जाएगा। संभवतः सरकार निश्चित सुधार करेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण आपको बता दूं मैं कि अभी पुलिस ने कुछ तमंचों की बरामदगी करके जो है रिकॉर्डिंग करी, तो गिरफ्तारी में रिकॉर्डिंग का प्रोविजन नहीं है। रिकवरी तमंचे की हुई तो रिकवरी सेक्शन 105 में कोर्ट की परमिशन से अगर कोई तलाशी होनी है तो न्यायालय ने कोई आदेश दिया है तो सर्च एंड सीजर की रिकॉर्डिंग का प्रोविजन है। अनायास अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो क्यों रिकॉर्डिंग होगी? तो अरेस्टिंग की रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है।
अच्छा, इट इज वेरी, ये नीड टू बी क्लेरिफाई, इसकी इसे स्पष्ट करने की जरूरत है। तो वैसे है कि अच्छा, इसमें बिना सामान्य गिरफ्तारी में अपराधी की भी जरूरत नहीं। जी हाँ, इसमें बिना वारंट के गिरफ्तारी को अनुमति दी गई है, बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकते हैं। तो किन किन मामलों में, किन किन अपराधों में बिना वारंट की गिरफ्तारी हो सकती है और एबव किन में नहीं? 7 ईयर पनिशमेंट, सजा जहां 7 वर्ष से अधिक है वहां बिना वारंट के गिरफ्तारी हो जाएगी, और 7 वर्ष से ऊपर के मामलों, नीचे के मामलों में गिरफ्तारी जब ही होगी जब जो है गिरफ्तारी की स्थितियां मौजूद हों, जैसे क्रिमिनल हिस्ट्री है, गवाहों को प्रभावित कर सकता है, फरार होने की संभावनाएं, आपराधिक जो है प्रकृति का व्यक्ति है, और न्यायालय में ट्रायल में हाजिर नहीं होगा। तो गिरफ्तारी के तर्क संगत कारण लिखते हुए, यानी इसमें चेंज नहीं हुआ है। हाँ, एक छोटा सा चेंज है, 3 साल से नीचे के अपराधों में 60 साल के आदमी की या गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होगी, और अगर होगी तो पूछ के होगी। अच्छा। उच्च अधिकारी से। ये है गिरफ्तारी के प्रोविजन है। गिरफ्तारी जो है केवल आवश्यक मामलों में, बार बार सुप्रीम कोर्ट, बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है बेहद आवश्यक मामलों में गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी, इसका एक तात्विक अर्थ ये भी निकलता है, गिरफ्तारी क्रिमिनल्स की होगी, ये है इसका। तो गिरफ्तारी में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है, गिरफ्तारी में कोई वीडियोग्राफी की भी आवश्यकता नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से प्रोसीडिंग और ट्रायल इलेक्ट्रॉनिक मोड पर कर सकते हैं, तो क्या एफआईआर भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से दर्ज कराया जा सकता है? सर्टेनली, ये विशेषता है 173 में आई है। इसमें आया है 173 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1 में कि एफआईआर जो है ऑनलाइन होगी। जी है, पूरे देश में कहीं भी हो सकती है, बाद में ट्रांसफर होगी, कहीं भी होगी, कहीं भी बाद में ट्रांसफर हो जाएगी, देखा जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर दर्ज होने के 3 दिन के अंदर अंदर सिग्नेचर लेना होगा। इसमें एक और खासियत है जो मैं बता देना जरूरी समझता हूं। कुछ मामलों में एफआईआर में प्रारंभिक जांच की भी व्यवस्था है इसमें। जी जी, नॉट मोर देन 14 डेज, 14 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी। और पुलिस उपाधीक्षक यानी कमिश्नरेट में जो एसीपी कहलाए, एसीपी कहलाएंगे, उनकी अनुमति से। तो ये जो प्रोविजन है 173(3) में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक जांच पहले होती थी, परंतु अब इसमें उसे वैधानिक स्थान दे दिया गया इंस्टीट्यूट के रूप में 173(3) में। तो ऐसे मामलों में, हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सोनेलाल पटेल में ऑनरेबल हाईकोर्ट ने आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में कि जहां व्यावसायिक सौदे हो रहे हैं वहां एफआईआर न हो। अगर दो पार्टी जो है व्यावसायिक है तो वहां एफआईआर न हो। अगर एफआईआर हो तो प्रोसिक्यूशन की लीगल ओपिनियन ली जाए। तो ये मामला, ये वैसे ही मामले हैं जैसे दहेज को लेकर झूठी एफआईआर तो कोई नहीं करा रहा है, व्यावसायिक सौदों के लेकर नहीं करा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी सिविल मामले को शूट आउट करने के लिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग का सहारा लिया जा रहा हो, ऐसे मामलों में प्रारंभिक जांच। परंतु इसका अधिकार डीएसपी लेवल के अधिकारी को दिया है। पहले वो देखेंगे कि प्रारंभिक जांच के लिए है कि नहीं, वो करेंगे, उसके बाद एफआईआर होगी। ये इसका मतलब एक स्क्रूटनी हो गई, एक प्रारंभिक छानबीन हो गई। परंतु लेस देन 7 ईयर अपराधों में, बड़ों में नहीं। उदाहरण के लिए जहां आजीवन कारावास की सजा है, जहां मृत्युदंड है, वहां कोई प्रारंभिक जांच नहीं, सीधे एफआईआर लिखी जाए तत्काल। ये प्रोविजन है। तो आपने बताया 0 एफआईआर क्षेत्राधिकार रहित है पूरे भारत भर में। कोई भी पहले केवल महिला अपराधों के मामलों में ये डीजी सर्कुलर था, और अब किसी भी अपराध की एफआईआर क्षेत्राधिकार विहीन होकर पूरे भारत में लिखी जा सकती है। ये एक अच्छाई है। ई एफआईआर ऑन स्टेट्यूट स्टेटस आ गई इसमें। और आप बताइए, नहीं क्वेश्चन सर, क्या रेजिडेंस एफआईआर का प्रावधान है? मान लीजिए कोई रेप विक्टिम है जो कि पुलिस थाने जाकर एफआईआर नहीं करवा सकती, या फिर फिजिकली मेंटली किसी भी तरीके से वो सक्षम नहीं है कि वो पुलिस स्टेशन पहुंचे और फिर अपना एफआईआर दर्ज कराए। मान लीजिए कोई बड़ी हिंसा हो गई है जिसमें बुरी तरीके से जोखिम हो गया, इंसान नहीं जा सकता, तो क्या पुलिस वाले उनके घर आकर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं? सर्टेनली, बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक सोचा। उनके ऐसा है, पीड़ित अगर जो है दिव्यांग है
या पीड़ित जो है अपनी बात जो है चलने फिरने से असमर्थ है, दिव्यांग है या किसी अन्य भाषा भाषी है, तो दुभाषीय की सहायता से भी, जैसे पॉक्सो में है, यहाँ भी संबंधित एजेंसी यानी ये पुलिस अपराध पंजीकरण उसके घर जाके, उसके निवास स्थान पर जहां वो है वहीं जाके प्रथम सूचना रिपोर्ट, यानी कि उसे हालांकि रजिस्टर नहीं ले जाएंगे फॉर्मल थाने का, पर वो जो है तहरीर वहीं, और महिला अधिकारी साथ में जाएगी। यहाँ अधिकारी से सेंस कांस्टेबल भी हो सकती है, सब इंस्पेक्टर भी हो सकती है, इंस्पेक्टर भी हो सकती है, महिला साथ में जाएगी। अब जैसे इसमें एक चर्चा वाली बात इसमें ये आई थी कि मेडिकल आते ही 30 दिन के अंदर सबसे पहले इसमें चर्चा किस पे हुई, चर्चा इस पे हुई कि क्या डॉक्टर महिला एग्जामिन करे या पुरुष डॉक्टर करे, दोनों ने करना, महिला डॉक्टर को ही एग्जामिन करना चाहिए रेप विक्टिम को। तो ये क्वेश्चन इसमें आ गया। बीएनएसएस के अनुप्रयोजन के तत्काल बाद ये सवाल उठ खड़ा हुआ है पूरे भारत में। महिला संगठनों, महिला आयोग ने कहा है कि क्यों भाई, क्यों पुरुष डॉक्टर क्यों करेगा मेडिकल एग्जामिनेशन, क्यों ना महिला डॉक्टर करे। अगर उस जिले में नहीं है कोई पोस्ट है तो संबंधित मंडल का स्वास्थ्य अधिकारी जो है दूसरे जिले की महिला डॉक्टर को कहे जाके आप जो है मेडिकल एग्जाम करिए। तो इस पे ये सेक्शन था इसका 183, हाँ यस एग्जैक्टली, नई वाली बीएनएस का, ये काफी चर्चित हुआ है। तो इसमें जो है ये कहा जा रहा है कि महिला ये जो है महिलाओं का मेडिकल जो है वही करें महिला डॉक्टर। तो ये स्थिति है। तो महिला संबंधी अपराधों को लेकर जो संवेदनशीलता है वो पहले से, ये भी एक इशू है, ये भी एक सेगमेंट है इसका जो बढ़ाया गया है। तकनीकी के अलावा, त्वरित परीक्षण के अलावा महिलाओं और बच्चों को लेकर जो है ये बढ़ाया जाएगा। अब मैं थोड़ा स्लिप कर गया मेडिकल को लेकर तो है ही बात। 164 को लेकर ये जो है सवाल उठ खड़ा हुआ है कि रेप विक्टिम की साक्ष्य केवल महिला मजिस्ट्रेट लिखे, पुरुष न लिखे। 30% जो है वो महिला न्यायिक अधिकारियों की जो है संख्या अपेक्षित होनी चाहिए, पर संभवतः नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि सबसे पहली बात तो ये है कि 164 का बयान जिले भर का कोई भी मजिस्ट्रेट लिख लेगा। तो स्वैच्छिक संगठनों ने ये मांग की है कि मेडिकल ही नहीं महिला डॉक्टर द्वारा 164 का बयान ही महिला मजिस्ट्रेट ही लिखे। तो ये बीएनएसएस के लागू होते ही ये मांग हुई है। तो 183 सब सेक्शन 6 क्लॉज ए, इसमें ये चीज आई है। तो ये 164 का रिप्लेसमेंट है जो 164 पहले हुआ करती थी 183। तो इसमें ये मांग हो रही है कि जो है महिला मजिस्ट्रेट ही। सर इस कानून की हमने कई सारी खूबियों की तो बात कर ली है। मैं अंत में चाहूंगी कि आप इस कानून की 3 खामियां या जो आपको लगता है कि ये भी सुधार होना चाहिए था, इतने दिन बाद अगर संशोधन हुए हैं कानून में, तो क्या कमी रह गई? 3 वो कमी जो आप गिनाना चाहें। एक तो केंद्रीकृत अभियोजन सेवा नहीं है। इस अभियोजन सेवा में राजनीतिक जो पर्दे के पीछे से दखल होता है वो बंद होना चाहिए। ऐसा है ना, जो प्रसाद पर्यंत जो है राजनीतिक दल के लोगों, राजनीतिक दल के जो कहना चाहिए विधि विशेषज्ञ हैं, उनको जो है उस पर ये नहीं लिया जाना चाहिए लोक अभियोजक के मामलों में। लोक अभियोजक के लिए यूरोप, अमेरिका की तरह एक सफल, बिल्कुल एकदम जो कैडर बेस होना चाहिए प्रोसिक्यूशन, जो अप टू हाई कोर्ट तक जाए। तो ये बहुत बड़ी कमी है इसमें। ये इसमें केंद्रीय अभियोजन सेवा का विस्तार नहीं हुआ है। केंद्रीय अभियोजन सेवा को लेकर विभिन्न राज्यों में बड़ी जो है अलग अलग स्थितियां हैं। जैसे कहीं तो केंद्रीय सेवा का जो है अधिकारी जो है वो डीजी है, डीजी प्रोसिक्यूशन। ऐसा कि पुलिस के अधीन अभियोजन को किसी भी स्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक नहीं होना चाहिए। जब हाईकोर्ट ने जयपाल सिंह नरेश के केस में ये कह दिया कि अभियोजन पुलिस से पूरी तरह से पृथक हो, एसवी शहाणे में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अभियोजन पूरी तरह पृथक हो, तो अभियोजन पे पुलिस का कंट्रोल क्यों? ये इसे नई बीएनएसएस में क्लियर नहीं किया गया है अभी कि अब क्यों ये जो लोग सेवा आयोग से चयनित होकर आएगा वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही काम क्यों करेगा? क्यों ना वो सेशन में काम करे? क्यों ना वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपने एक्सपीरियंस के बाद काम करे? उसे क्यों वंचित रखा जा रहा है? जो लोक सेवा आयोग से परीक्षा पास करके नहीं आया है वो अपने ही जिले में
सेशन के मर्डर केस के ट्रायल कर रहा है, तो आप बताइए इम्पार्शियल ट्रायल हो जाएगा, अनइफेक्टिव हो जाएगा, प्रभावित नहीं होगा? तो ये चीज दूर नहीं की गई है, इससे जो है सहमति है। ऐसे अभियोजन का स्तर भी ऊंचा होने से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो बहुत आगे तक जाएगा, कन्विक्शन का रेट बढ़ेगा, दोषियों का, अपराधी आसानी से नहीं छूट पाएंगे। परंतु इसमें ध्यान नहीं है किसी का। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं अभियोजन संवर्ग से सेवानिवृत्त होकर आया हूं, ये वास्तव में जस्टिस की डिमांड है। दूसरा ये है कि कहीं शेल वर्ड का ज्यादा यूज होना चाहिए। ऐसा है ना कि ऐसा होगा, होगा नहीं, ऐसा ही होगा। जैसे उदाहरण के लिए रेप विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन महिला डॉक्टर ही करे, जहां नहीं होगी वहां पुरुष डॉक्टर करेगा। क्यों करेगा भाई, क्यों करेगा? संवेदनशील मामला है, हो सकता है महिला डॉक्टर के उपस्थित होते ही विक्टिम कहने लगे कि हाँ मैं अपना जो है इंटरनल मेडिकल एग्जामिनेशन कराने को तैयार हूं, पुरुष डॉक्टर को देखते ही मना कर देती है वो। संभव है, प्रैक्टिकल लॉजिकल एस्पेक्ट। ये कमी अभी भी है, ये कमी अभी भी है। दूसरा ये है कि चार्ज बनने को लेकर जो कहना चाहिए आपको, जो स्टिग्मा था ना बहुत देरी का कारण, उसे बहुत दृढ़ता से दूर करने का प्रयास नहीं किया गया है। क्रिमिनल ट्रायल को एक्चुअल में स्पीडी बनाने के लिए, चार्ज फ्रेमिंग के लिए एक दृढ़, एक जो है बहुत दृढ़ समय सीमा, ऐसा लिखने से कोई काम नहीं चलेगा कि अगर 60 दिन में चार्ज नहीं बन पाएंगे तो उसका कारण जो है ऑर्डर शीट मिलेगा। कारण कोई भी लिख देगा। मेडिकल ग्राउंड सबसे अच्छा ग्राउंड है देरी करने के लिए, और मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना इट्स नॉट ए हार्ड टास्क। तो अगर स्पीडी ट्रायल को सचमुच करना है या न्यायालयों में मामलों की जो जबरदस्त जो है एक संख्या है उसे रोकना है, तो इसमें अभियोजन को एक कॉग्निजेंस से पहले विदेशों की तरह, यूएस की तरह, यूरोप की तरह अभियोजन अधिकारियों को एक अधिकार दिया जाना चाहिए था कि ये मामला कॉग्निजेंस के लेवल पे ही खत्म कर दिया जाए। ट्रायल में वर्षों बर्बाद ना हो। कोई आदमी आता है 20 साल तक चलता है, उसके बाद वो एक्विटल हो जाता है। क्या एक्विटल 20 साल तक न्यायालय में आने के बाद दोष मुक्त हुए आदमी के जीवन के कीमती समय को कोई लौटा सकता है? नहीं लौटता। तो कॉग्निजेंस को और चार्ज की स्टेज को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए था। एक स्क्रूटनी इतने जबरदस्त लेवल पे होती न्यायालय द्वारा। अरे बहुत सारे जो है पावर्स आप केवल कोर्ट को ही दें, प्रोसिक्यूशन को न दें तो उससे भी नुकसान है। प्रोसिक्यूशन को इंडिपेंडेंट और अपना विवेकाधिकार प्रयोग किए जाने की शक्तियों को बढ़ाया जाने के बाद ही आपराधिक न्याय प्रशासन और तेजी से काम कर सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। और प्रोसिक्यूशन के जो हाईली क्वालिफाइड कमीशन्ड ऑफिसर हैं उनको आप मजिस्ट्रेट कोर्टों में रोकेंगे तो ये योग्यता का एक बैरिकेटिंग हो गया। यानी योग्यता को आप ये जो है बाड़े में बंद कर रहे हैं, नहीं, उन्हें उड़ने दीजिए आकाश में, वो हाईकोर्ट तक जाए। जब सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक की पैरवी करके दे सकती हैं पीओ और एसपीओ, तो आप उन्हें मजिस्ट्रेट कोर्ट तक क्यों सीमित रख रहे हैं? सेशन में आप उनके लिए जो स्पेशल कोर्ट, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, उनके सारे के सारे पद एक रेगुलर कैडर को ही दिए जाने चाहिए, जो इसमें नहीं है, जो इसमें नहीं है। ये सबसे बड़ी कमी है बीएनएसएस की। ठीक है जी, और बताइएगा, और बताइए सर। एक आखिरी सवाल, इसे निवेदन समझिए, आप हमारे दर्शकों को 3 लीगल एडवाइस अगर देना चाहें तो वो क्या होंगे? लीडिंग एडवाइस तो ये है कि स्पीडी जस्टिस के लिए आप सीधे हाई कोर्ट को एक सिंपल पेपर में टिकट लगा के भी भेजेंगे तो आपकी जो है वो रिट जो है, एप्लीकेशन जो है एडमिट होकर न्यायालय को जो है वो निर्देश दे सकते हैं ट्रायल कोर्ट को कि भाई ये गरीब आदमी है, इसने ऐसे बहुत परेशान है, इसकी जो है ट्रायल को जल्दी करिए। उसके लिए थ्रू एडवोकेट आप जो है अप्लाई करें, ऐसा आवश्यक नहीं है। रजिस्ट्रार ऑनरेबल हाई कोर्ट को अगर आप जो है लेटर लिखे हैं कि मेरा ट्रायल कोर्ट में ट्रायल जो है वो नहीं हो रहा है, तो ये एडवाइस तो ये है। दूसरी ये है कि निःशुल्क चिकित्सा वाली बात को जो है जानने की जरूरत है जनता के द्वारा कि धारा 397 में जो निःशुल्क चिकित्सा है जिनको वो बेहतर से बेहतर होगी, 1 पैसा नहीं लगेगा। ये जनता को जो है जान लेना चाहिए। दूसरी ये है कि एडवोकेसी के जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में आम जनता को थोड़ा और जानकारी बढ़ जाए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाए, तो इससे जो है अपने
कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता जनता को बढ़ेगी। उदाहरण के लिए साक्षी सुरक्षा को लेकर अगर कोई नोटिफिकेशन होता है तो ये जनता को मैसेज है कि अब जनता को ये जानना जरूरी है कि अगर मैं साक्षी हूं तो मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साक्षी सुरक्षा योजना आ चुकी है सीआरपीसी। इतने बड़े पैमाने पे उसका बजट जो है स्वीकृत होगा, इतनी बड़ी योजना है कि निवास तक बदला जा सकता है माफिया के खिलाफ एविडेंस देने से। अगर कहीं डर है तो नाम बदल दिया जाएगा, नए फोन नंबर दिए जाएंगे। बहुत 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 अच्छी है साक्षी सुरक्षा योजना। ये ऑनरेबल ऐसे ना सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट दिए, वो सारे के सारे धीरे धीरे आ रहे हैं, बीएनएस में आ रहे हैं, बीएनएसएस में आ रहे हैं। तहसीन पूनावाला में जो मॉब लिंचिंग थी वो मॉब लिंचिंग आ गई 303 में, वो 103 में बीएनएस में। ऐसे बीएनएस में जो आप देखिए जो है अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी है, क्रिमिनल ऐसा है क्राइम से जनरेटेड प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए बीएनएस में प्रोविजन आया, पहले नहीं था। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार कानून का बदलते रहना ये न केवल जरूरी है बल्कि आम जनता से कानून को जोड़े रखना, यानी आम जनता की कानून से सहभागिता, जिसे कोई वर्ग विशेष कानून की गोपनीयता या कानून की विशेषज्ञता की आड़ में लोगों को न्याय से वंचित न कर सके। ठीक। और बताइए आपने काफी चीजें पूछ ली है सर। इतनी अच्छा पूछा है आपने कि लगभग जो है तकनीकी को बढ़ावा वाली बातें भी आपने पूछी, स्पीडी ट्रायल भी आपने पूछा, और आपने काफी चीजें पूछ ली हैं। और कोई और अगर पूछना चाहे तो प्लीज आप पूछिएगा, मैं बताऊंगा। नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच। तो फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी नए विषय और नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। बाकी तमाम बड़ी खबर के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें उत्तर प्रदेश टाइम्स। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।